गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और पिछली 5-6 क्लासेज में मेरे बच्चों आवाज़ को लेकर जो दिक्कत आ रही थी, आज से वो दिक्कत आपकी नहीं आएगी, क्योंकि जो नया सेटअप है वो आ चुका है और आप लोगों की क्लास भी कंटिन्यू होगी। आप लोगों का सिलेबस भी बहुत अच्छे तरीके से होगा और पेपर से काफी दिन पहले भी होगा। ठीक है, तो सारा का सारा सिलेबस जो हम पढ़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं, जो आपको मैं कंटेंट दे रहा हूं, वो आपके सरकारी नौकरी लगने के पर्पज से दे रहा हूं कि आप लोगों को बिना किसी दिक्कत के हरियाणा जीके के अंदर पूरा का पूरा जो स्कोर है ना वो करने को मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट बता दीजिएगा भाई। कंचन, सौरभ, दीपक, प्रीतम, प्रियंका, सोनम, अभिषेक, अनीता, दीपक, प्रीतम, कोमल, पारुल, प्रीति। चलेगा दोस्त, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हरियाणा में खनिज संसाधन। ठीक है ना, तो छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद अपना ज्योग्राफी में एक टॉपिक बचेगा। फिर हम हरियाणा जीके के अंदर कुछ नया स्टार्ट करेंगे। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? अब दिखाई दे रहा है? हरियाणा में खनिज संसाधन। मेरे दोस्त, आप सिलेबस की चिंता मत करो। मैं 2 क्लास ले लूं, 3 क्लास ले लूं, 4 क्लास ले लूं, तो वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम जब मैं बोल रहा हूं तो आप लोग बिना किसी टेंशन के दोस्त पढ़ते रहो, नौकरी लग जाओगे। सही बोल रहा हूं, ठीक है? हाँ, और टेंशन सिलेबस की मत करो। जो मैं करवा रहा हूं वो याद हो रहा या नहीं हो रहा, इस बात की करो बस। हरियाणा के अंदर हम खनिज संसाधन पढ़ने वाले हैं। मेरे दोस्त, आप सभी को पता होगा कि खनिज जो है ना वो सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर कहाँ पाए जाते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा खनिज जो पाए जाते हैं हरियाणा के अंदर, वो महेंद्रगढ़ जिले में बच्चों पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा खनिज संपदा वाला जो जिला होगा वो आपका कौन सा होगा? महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ जब खनिज संपदा वाला जिला है, तो यही कारण है कि महेंद्रगढ़ को हम क्या बोल देते हैं? महेंद्रगढ़ को हम बोल देते हैं दोस्त मिनरल सिटी या खनिजों का शहर। इसे क्या कहा जाता है? इसे खनिजों का शहर कहा जाता है, मिनरल सिटी कहा जाता है। ठीक है, हम ये भी बात करें कि सबसे ज्यादा जो खनिज है ना, जिला तो ठीक है महेंद्रगढ़, लेकिन कौन से क्षेत्र से सबसे ज्यादा खनिज जो है वो हमें प्राप्त होते हैं? तो वो क्षेत्र है अरावली क्षेत्र। हरियाणा के अंदर खनिजों का जो भंडार होगा वो कौन सा क्षेत्र होगा? अरावली क्षेत्र होगा। ठीक है, हम बात करें तो खनिजों वाला जो डिपार्टमेंट है, जो खनिज निकालने का काम करता है, वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है? तो वो होता है खनन एवं भू विज्ञान विभाग। खनन एवं भू विज्ञान विभाग। और खनन एवं भू विज्ञान विभाग जो है दोस्त, इसका मुख्यालय जो होगा, हेडक्वार्टर जो होगा, वो कहाँ होगा? पंचकुला के अंदर। कहाँ होगा? पंचकुला के अंदर होगा। ठीक है, हरियाणा में कुछ दुर्लभ खनिज भी पाए जाते हैं और उन दुर्लभ खनिजों के अंदर मैं बात करूं तो दोस्त लचीला पत्थर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा।
लचीला जो पत्थर होता है इसको हम इंग्लिश में फ्लेक्सिबल स्टोन बोलते हैं, फ्लेक्सिबल स्टोन बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम डांसिंग स्टोन भी बोलते हैं, नृत्य पत्थर। इसको दोस्त कंपिंग स्टोन भी बोलते हैं। इसको मेरे भाई हिलना पत्थर भी कहा जाता है। कौन सा पत्थर कहा जाता है? हिलना पत्थर, ठीक है। तो ये लचीला पत्थर, कंपिंग स्टोन, डांसिंग स्टोन, फ्लेक्सिबल स्टोन मेरे भाई कहाँ पर पाया जाता है? ये एक गांव है अपने हरियाणा के अंदर, कलियाणा गांव। और ये कलियाणा गांव कहाँ है? चरखी दादरी में। कहाँ है? चरखी दादरी में। दोस्त हरियाणा के बाहर यदि आपसे कोई पूछ लेना कि हरियाणा के बाहर ये पत्थर पाया कहाँ जाता है, तो हरियाणा के बाहर जो ये पत्थर पाया जाता है अच्छा, आपको ये फिर पीडीएफ भी देनी होगी ना, तो दूसरी स्लाइड ही ले लेते हैं। आज नया नया बोर्ड है ना, तो थोड़ा सा मेरे को समझने में टाइम लगेगा इसको। पहले वाले बोर्ड से ये थोड़ा सा अपडेट है। तो आपको ध्यान रखना है, हरियाणा से बाहर है, कोई पूछ ले कि ये पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो हरियाणा से बाहर मेरे भाई ये पाया जाता है, या हम बोलेंगे कि भारत में ये एकमात्र गांव है दोस्त जहां ये पत्थर पाया जाता है। अपने भारत की बात करते हैं पहले। भारत में एकमात्र गांव जहां हिलना पत्थर पाया जाता है। भारत में एकमात्र गांव है ये कलियाणा। और कलियाणा गांव के अंदर एक दरगाह भी बड़ी फेमस है, पीर मुबारक शाह की दरगाह। कलियाणा गांव, चरखी दादरी, ठीक है। लेकिन यहां पर हम बात करें कि भारत के अलावा ये कहाँ पाया जाता है, तो भारत के अलावा ये ब्राजील और उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का देश है। तो भारत के अलावा इस प्रकार का जो दुर्लभ पत्थर है, तो एक तो ब्राजील देश में पाया जाता है दोस्त, और एक उत्तर अमेरिका के अंदर, या यूएसए बोल सकते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, ठीक है। बोर्ड की ब्राइटनेस ज़्यादा है मतलब समस्याएं आनी ही आनी है, कुछ ना कुछ तो है। अब सही है? अब थोड़ा सा ठीक होगा ना। बाकी देखो, अभी मैंने आपके पास टेलीग्राम के अंदर फोटो भी डाला था, लगभग 6:30 7 7:30 के आसपास ये पूरा का पूरा जो है ना वो तैयार हुआ है। तो मैंने ये सोचा था कि क्लास तो आज मैं लूंगा ही लूंगा, लेकिन उस अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो पाया, पूरी की पूरी सेटिंग वगैरह। तो कल सुबह तक हो जाएगी, मतलब कल वाली क्लास में ये कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ज़्यादा ब्राइटनेस है, कम ब्राइटनेस है। आवाज़ जो है ना वो सारा का सारा हो गया है, ठीक है ना। हम बात करें तो यहाँ पर बच्चों कुछ और दुर्लभ खनिज हैं, जैसे हम बात करें सलेट पत्थर। सलेट पत्थर, सलेट पत्थर जो है ना वो कई जगह पाया जाता है। तो सलेट पत्थर जो है, एक तो महेंद्रगढ़ के अंदर, और एक रेवाड़ी जिला। सलेट पत्थर कौन सा होता है?
स्लेट पत्थर होता है दोस्त जिसके ऊपर हम स्कूल में स्लेट लिखा करते थे ना, जिसके ऊपर हम वो चाक या बत्ती से लिखा करते थे, वो आपका स्लेट पत्थर ही है। और ये स्लेट पत्थर सबसे जो फेमस है वो कुंड के क्षेत्र में पाया जाने वाला। तो कुंड जो है बच्चों ये रेवाड़ी का इलाका है। कुंड रेवाड़ी जो है दोस्त वो इस पत्थर के लिए क्या है, फेमस, यानी कि प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, अब हम कुछ और खनिज पढ़ लेते हैं फटाफट जो अपने काम के होंगे, कि जैसे आप लोगों से पूछ लेगा कि बताइएगा भाई यूरेनियम, यूरेनियम के जो संकेत मिले हैं ना हरियाणा में, वो कहाँ से मिले हैं, कि भाई हरियाणा में भी यूरेनियम मिलेगा, ऐसी एक संभावना व्यक्त की गई। और ये संभावना व्यक्त की गई है कौन से इलाके के अंदर, ये यूरेनियम मिलने की संभावना व्यक्त की गई है दोस्त एक तो तोसाम के अंदर। और तोसाम जो इलाका है ना ये अपने भिवानी जिले का इलाका है। और एक ये संभावना व्यक्त की गई है डोसी पहाड़ी वाले क्षेत्र में। और डोसी पहाड़ी हमने पढ़ा भी था कि ये एक विलुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है कुलताजपुर गांव के अंदर। डोसी की पहाड़ी ही बच्चों सर्वोच्च पहाड़ी है। तो महेंद्रगढ़ की डोसी पहाड़ी और तोसाम भिवानी के अंदर हेलीकॉप्टर से सर्वे किया गया, और उस सर्वे के आधार पे मेरे बच्चों एक आशंका जताई गई कि यहाँ पर जो है ना यूरेनियम आगे भविष्य के अंदर मिलेगा। भाई क्या बोल रहा है तू सचिन, तू बोलता रहो यार, ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को सीरियस लेना शुरू कर दिया है, तुम बोलते रहो। क्योंकि जब तक तुम पेपर में बैठोगे नहीं, क्वेश्चन ठीक करोगे नहीं, तुम्हें ना तो कंटेंट की वैल्यू का पता चलेगा ना कुछ और, क्योंकि आप अपना अपना अनुभव घुसाते हो। अपने हरियाणा के बच्चों में एक खास ये है कि थोड़ा बहुत उनको आना स्टार्ट हो जाता है तो उनको लगता है कि यार हम ही डायरेक्शन देंगे, ऐसी ही चीजें चलेगी ना तो सही होगा। ऐसा नहीं होता दोस्त, थोड़ा बहुत हमें भी एक्सपीरियंस है तो हमारी भी मान लिया करो यार तुम। सारी मत माना करो, थोड़ी बहुत तो मान लिया करो, ठीक है ना। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और कि चूना पत्थर जो है वो कहाँ पाया जाता है। बाकी सारे के सारे बच्चे तुम मजे वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, ना टेंशन लो। चूना पत्थर, तो चूना पत्थर मेरे दोस्त कहाँ पाया जाता है। चूना पत्थर दोस्त महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ जो जिला है ना वो किसके लिए फेमस है, चूना पत्थर के लिए दोस्त फेमस है, ठीक है। चूना पत्थर के बाद हम खनिजों की बात करें तो खनिजों में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर रोहतक और महेंद्रगढ़ के अंदर दोस्त जो खनिज फेमस है ना, वो सबसे फेमस खनिज यहाँ पर है चूना पत्थर बोल दो या चूने का पत्थर बोल दो, ठीक है ना। चूना पत्थर जो है ना ये महेंद्रगढ़ और रोहतक बोल देंगे। और सिर्फ चूना, यदि आपसे अकेला पूछा जाए ना कि चूना कहाँ पाया जाता है हरियाणा में सबसे ज्यादा, तो दोस्त चूना पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में एक खनिज आपका होता है सोरा। तो सोरा के लिए फेमस है दोस्त कौन है, एक तो हिसार, एक फतेहाबाद, और मेरे भाई एक जो फेमस है वो है रोहतक, सोरा के लिए, ठीक है ना।
हम बात करें दोस्त सोरा के बाद गोल्ड यानी सोना। गुरुजी हरियाणा से सोना भी निकलता है क्या? भाई सोना तो नहीं निकलता, लेकिन सोने के अंश पाए गए हैं बच्चों। जो मारकंडा नदी बहती है और गग्गर नदी बहती है ना, तो गग्गर और मारकंडा नदी के जल के साथ जो रेत बह के आता है, उस रेत के अंदर सोने के कण पाए गए हैं। और इसीलिए यहां पर सोने के लिए जो फेमस होगा ना, वो आपका कौन हो जाएगा? वो आपका दोस्त हो जाएगा अंबाला। उसके बाद हम बात करें तो सबसे ज्यादा खनिज महेंद्रगढ़ में ही मिलेंगे, जिसमें ग्रेफाइट आएगा। ग्रेफाइट महेंद्रगढ़ मेरे भाई। एस्बेस्टोस, 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 एस्बेस्टोस वो पदार्थ होता है जो आग में नहीं जलता, और ये भी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। एस्बेस्टोस के बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अब्रक। विद्युत निर्माण में इसका यूज किया जाता है अब्रक का, और विद्युत निर्माण में यूज किया जाने वाला अब्रक भी हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ है? महेंद्रगढ़ में दोस्त पाया जाता है। ठीक है ना? समझ में आई बात? यहां तक चीजें क्लियर हुई दोस्त? नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है तांबा, कि भाई तांबा जो है ना वो कहाँ पाया जाता है हरियाणा में? तांबा, तांबा कहाँ पाया जाता है? एक तो तांबा पाया जाता है गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम के अलावा नू के अंदर, और नू के अलावा महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है हेमेटाइट, जो आयरन ओर होते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, या तुम लोहा भी बोल दो। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोस्त ये कहां पर? ये आपको बोलना है गुरुजी महेंद्रगढ़ के अंदर। तो लगभग महेंद्रगढ़ वाला ही बच्चों इलाका खनिज के लिए जाना जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछ ले कि चिन्नी मिट्टी, कि भाई चिन्नी मिट्टी जो है ना वो कहाँ पाई जाती है? चिन्नी मिट्टी पर बच्चों गुरुग्राम के अंदर। और चिन्नी मिट्टी से क्या बनते हैं? बर्तन बनते हैं, आपके गमले बनते हैं। तो सुबह सुबह जो हम चाय पीते हैं ना जिन कपों में, वो कप किससे बने होते हैं? चिन्नी मिट्टी के ही बने होते हैं। तो चिन्नी मिट्टी गुरुग्राम के अंदर। ठीक है ना? अच्छा गुरुजी ज्योग्राफी कौन कराएगा? ज्योग्राफी चल तो रही है हरियाणा की ज्योग्राफी, या आप वर्ल्ड ज्योग्राफी और वो बोल रहे हो? तो इंडिया जीके का एक जब कंप्लीट होगा ना, तब आपका मेरे भाई हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कांच बालू। सारा काम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। कांच बालू और क्वार्ट्ज, आप मैं बोलता हूं एक महीना बिना कुछ मैसेज किए, बिना कुछ बकवासबाजी के यदि तुम पढ़ लोगे ना, तुम अच्छा स्कोर मेरे से ले जाना। और ये बात तुम्हें फिर बाद में पता चलेगी मेरे भाई कि यार सर बहुत सही बोलते थे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सिर्फ ओवर थिंकिंग वाले हैं हमारे यहाँ हरियाणा में। ठीक है, बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं आएगा पेपर, ना टेंशन लो, तुम आराम से पढ़ते रहो, बहुत अच्छा हम स्कोर करेंगे। ठीक है, हाँ। तो मेरे भाई ये छोटा सा टॉपिक है, बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा कुछ और इसके अंदर है नहीं। ठीक है, चलेगा। एक नया टॉपिक शुरू करते हैं फिर, और नए टॉपिक का नाम होगा ट्रांसपोर्ट।
आप लोगों की काफी डिमांड आ रही थी कि ट्रांसपोर्ट जो टॉपिक है ना गुरुजी वो शुरू कर दिया जाए, तो हेडिंग डालिएगा ट्रांसपोर्ट, यानी कि दोस्त परिवहन। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है परिवहन, तो आपको बोलना है कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बच्चों जो ले जाया जाता है और उसको वापस लाया जाता है उसी को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं। तो किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, उसको वापस ले आना, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, कि भाई किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि आप लेके जाना चाहते हो तो आप कैसे लेके जाओगे? तो आप बोलोगे कि सर हम जमीन के रास्ते लेके जाएंगे। और जमीन के रास्ते किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और उसको वापस ले आना क्या कहलाता है? लैंड ट्रांसपोर्ट कहलाता है। उसे हम स्थल परिवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थल परिवहन। अब मैं बोलूं कि भाई जमीन का इस्तेमाल नहीं करना, तो आप बोलोगे कि सर फिर हम जल के माध्यम से उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे और वापस ले आएंगे। तो जल के माध्यम से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और वापस ले आना वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाता है, जल परिवहन कहलाता है। अब मैं बोलूं कि ना तो जमीन के रास्ते लेके जानी है वो वस्तु, ना जल के माध्यम से लेके जानी है, तो आप बोलोगे कि सर फिर एक माध्यम बचता है हवा, और हवा के माध्यम से किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और उसको वापस ले आना दोस्त एयर ट्रांसपोर्ट कहलाता है, वायु परिवहन कहलाता है। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है ना वो तीन तरीके से होता है, एक लैंड ट्रांसपोर्ट होगा, एक वाटर ट्रांसपोर्ट होगा और एक एयर ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, एक एयर ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है ना। अब देखिएगा हम बात करते हैं कि जो लैंड ट्रांसपोर्ट है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई जमीन के रास्ते आप किसी वस्तु को लेके जा रहे हो, जमीन के रास्ते आप किसी भी वस्तु को लेके जा रहे हो, तो उस जमीन के ऊपर आप क्या बनाओगे कि जिसके चलते वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाए? तो आप बोलोगे कि सर हम सड़क बनाएंगे और सड़क के ऊपर हम साधन चलाएंगे और उन साधनों के अंदर वस्तुओं को लोड करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, तो उसको हम बोल देंगे रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन। फिर मैं बोलूं कि भाई और क्या कर सकते हो? आप बोलोगे कि सर हम पटरियां बिछाएंगे और पटरियों के ऊपर हम ट्रेन चलाएंगे और ट्रेन के अंदर हम लोड करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको लेके जाएंगे, वापस लाएंगे, उसको बोलते हैं रेल ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? रेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि भाई और क्या कर सकते हो तुम? आप बोलोगे कि सर जमीन के नीचे फिर हम पाइप भी दबाएंगे और पाइप के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस मटेरियल को लेके जाएंगे और वापस लाएंगे। लेकिन जमीन के नीचे जो पाइप दबाई गई है, यहां कंडीशन क्या होगी कि भाई पाइप परिवहन का इस्तेमाल आप उसी कंडीशन में कर पाओगे जब बच्चों अब पदार्थ कैसी अवस्था में होगा? तरल अवस्था में। तो तरल पदार्थों के लिए सबसे अच्छा परिवहन पाइप परिवहन होता है दोस्त। ठीक है, क्योंकि पाइप दबाने में एक बार खर्चा आता है, उसके बाद खर्चा नहीं आता है। तरल पदार्थों के लिए सबसे अच्छा, तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि तरल पदार्थों के लिए सबसे अच्छा जो परिवहन होता है वो कौन सा होता है? तो आप बोलेंगे वो पाइप परिवहन होता है। ठीक है ना, पाइप परिवहन होता है। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आ गई सर, चलेगा। अब हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले मेरे बच्चों हम रेल ट्रांसपोर्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपने हरियाणा में। तो अपने हरियाणा में जल परिवहन का कोई भी अस्तित्व नहीं है, हरियाणा में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हरियाणा के आसपास कोई सागर खाड़ी नहीं है, ना हरियाणा के अंदर कोई चौड़ी गहरी नदी बहती है। ले दे के एक नदी बहती है यमुना, और वो भी इतनी गहरी नहीं है कि उसके अंदर समुद्री जहाज हम उतार दें। तो हरियाणा में मेरे बच्चों इसका अस्तित्व नहीं है, हरियाणा में इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है।
तो अपने हरियाणा में हम किसका अस्तित्व पढ़ेंगे? सड़कें ही सड़कें आपको हरियाणा में नजर आएंगी, सड़कें ही सड़कें नजर आएंगी। उसके बाद पटरियां नजर आएंगी। उसके बाद बच्चों पाइप नजर नहीं आएंगी, जमीन के नीचे दबी हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे यहां पर वायु परिवहन। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा रेल ट्रांसपोर्ट। बच्चों दुनिया में सबसे सस्ता जो परिवहन है वो कौन सा है? रेल ट्रांसपोर्ट है। रेल से सस्ता कुछ नहीं है दोस्त। रेल से सस्ता है पैदल जाना, और पैदल जाओगे तो तुम राशन बहुत ज्यादा खा जाओगे, तो रेल से महंगा ही पड़ेगा पैदल जाना भी। तो बच्चों सबसे सस्ता जो परिवहन होता है ना, वो पूरे विश्व के अंदर कौन सा होता है? रेल परिवहन होता है। तो याद रखिएगा रेल परिवहन विश्व का सबसे सस्ता परिवहन है। विश्व का सबसे सस्ता क्या है? ये परिवहन है। दोस्त हम बात करें कि अपने भारत के अंदर जो ट्रेनें चलती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? मेट्रो को छोड़ के बाकी जितनी भी ट्रेनें देश के अंदर चारों दिशाओं में बच्चों चलती हैं, सुबह से शाम तक पटरियों पे दौड़ती हैं, उनको कंट्रोल करता है इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता, नियोक्ता का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर। जहां सबसे ज्यादा बच्चों सरकारी विभाग में एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वो डिपार्टमेंट कौन सा है? तो वो है हमारा भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। तो बच्चों आपको पता होगा ना कि इंडियन रेलवे में जब वैकेंसी आती है कोई 2000 5000 नहीं, बल्कि 15 20 25 75 80,000 ऐसे वैकेंसी आती है। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नियोक्ता है। ठीक है ना, याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे मेरे दोस्त। अपने भारत की मेट्रो ट्रेनों को छोड़ के, मेट्रो को छोड़ के पूरी की पूरी ट्रेनों को कंट्रोल इंडियन रेलवे करता है। तो अपने हरियाणा के अंदर जो ट्रेनें आती हैं उनको भी कौन कंट्रोल करेगा? इंडियन रेलवे ही कंट्रोल करेगा। लेकिन भारतीय रेलवे ने भारत की चारों दिशाओं में डेली दौड़ने वाली इतनी ट्रेनों को कंट्रोल करने के लिए अपने टुकड़े कर रखे हैं। और मेरे बच्चों रेलवे ने जो अपनी पावर डिवाइड कर रखी है, तो उस पावर वाले एक क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या? जोन। तो मेरे बच्चों भारतीय रेलवे में क्या है? जोन है। ठीक है, और जोन ने भी फिर काम अच्छे से चलाने के लिए अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। और जोन ने फिर मेरे बच्चों अपने आप को किस में बांट रखा है? डिवीजन के अंदर, मंडल के अंदर। तो हम बात करें तो अपने हरियाणा के अंदर जो 44,212 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, उस हरियाणा के अंदर सुबह से शाम तक जितनी भी ट्रेनें दौड़ती हैं उनको कंट्रोल तो इंडियन रेलवे करता है। क्योंकि रेलवे जो है बच्चों वो स्टेट का मैटर नहीं बल्कि सेंटर का मैटर है। तो सीधी सी बात है कि सेंटर का मैटर है तो इंडियन रेलवे उनको कंट्रोल कर रहा है। हरियाणा में आने वाली ट्रेनों को भी इंडियन रेलवे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इंडियन रेलवे तो पूरे भारत को कंट्रोल करता है, तो उसने फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया किसके अंदर? जोन के अंदर। और बच्चों भारतीय रेलवे के अंदर जितने जोन हैं उनमें से 3 जोन अपने हरियाणा के रेल नेटवर्क को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? 3 जोन। और उन 3 जोन में बच्चों मैंने बताया कि पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। और उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे दोस्त, ठीक है मेरे भाई योगेश, आराम से पढ़ाना है ना? आराम से ही पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हाँ आराम से ही पढ़ाऊंगा, इससे भी आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, यही चाहते हैं? हाँ आराम से पढ़ाऊंगा, ना टेंशन ले, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे। हाँ क्योंकि एक एक बच्चे को साथ लेके चलूंगा ना मैं, जिसको पहली बार कोचिंग लेनी है उसको भी तो साथ लेके चलेंगे। तो दोस्त अपने हरियाणा का जो रेल नेटवर्क है उसको समझ लीजिएगा कि हरियाणा का जो रेल नेटवर्क है ना, इस हरियाणा के रेल नेटवर्क को
भारतीय रेलवे के कितने जोन? 3 जोन। और मेरे भाई इन 3 जोन के कितने मंडल हैं? 5 मंडल। इनके 5 मंडल, 5 डिवीजन को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइएगा भाई, हरियाणा का रेल नेटवर्क जो है ना, इसको भारतीय रेलवे के कितने जोन? तो आप बोलेंगे 3 जोन। कितने जोन? 3 जोन। ठीक है ना। हम बात करें तो ये 3 जोन कौन कौन से हैं और ये 5 मंडल कौन कौन से हैं, तो तीनों के तीनों जोन के नाम आपको पता होने चाहिए। तो एक साइड लिखेंगे रेलवे जोन, जो है 3, और एक साइड लिखेंगे रेलवे डिवीजन, जो है दोस्त 5। ठीक है। और ये किसको कंट्रोल कर रहे हैं? हरियाणा का जो रेल नेटवर्क है उसको। तो ये जो 3 जोन हैं ये कौन से हैं? तो भारत के अंदर जो जोन बनाए गए हैं ना रेलवे में, वो दिशा के आधार पे बनाए गए हैं। और डिवीजन जो है ना बच्चों, वो शहरों के नाम पे हैं। तो बात करें रेलवे जोन, इसमें एक है उत्तर रेलवे जोन। ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है दोस्त। तो हरियाणा के रेल नेटवर्क को एक कौन सा जोन कंट्रोल करता है? उत्तर रेलवे जोन। ठीक है। एक है मेरे भाई उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, और एक है उत्तर मध्य रेलवे जोन। तो याद रखेंगे। तो ये 3 जोन है जो हरियाणा के अंदर चलने वाली ट्रेनों को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। एक उत्तर रेलवे जोन, एक उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, एक उत्तर मध्य रेलवे जोन। डिवीजन का हम जिक्र करें तो डिवीजन बच्चों शहरों के नाम पे होंगे। ठीक है। तो उत्तर रेलवे जोन के 2 डिवीजन हैं। 2 डिवीजन कौन से हैं? एक डिवीजन का नाम है दिल्ली रेल डिवीजन। डिवीजन को मंडल भी बोल सकते हैं, दिल्ली रेल मंडल। और दोस्त एक है आपका अंबाला रेल डिवीजन। ठीक है ना। तो उत्तर रेलवे जोन के कितने मंडल हरियाणा के रेल नेटवर्क को कंट्रोल करेंगे? 2। एक दिल्ली रेल मंडल और एक अंबाला रेल मंडल। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में मेरे दोस्त एक होगा आपका बीकानेर रेल मंडल, और एक होगा जयपुर रेल मंडल। ठीक है ना। एक होगा बीकानेर और एक होगा जयपुर। और दोस्त उत्तर मध्य रेलवे में एक होगा आपका आगरा रेल डिवीजन। ठीक है। यहां तक बातें हुई, क्लियर। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं भाई यहां कि जोन है 3, मंडल है 5। इन 5 मंडलों को हम 5 शहरों में देखते हैं, तो इन 5 में से एक शहर किसका है? अपने हरियाणा का। तो क्वेश्चन दोस्त यही पूछा जाता है कि भाई अपने हरियाणा का एक रेल डिवीजन मुख्यालय कहाँ है? आप बोलोगे अंबाला में। तो हरियाणा में एकमात्र रेलवे डिवीजन
एकमात्र रेल मंडल मुख्यालय। तो 5 डिवीजन में से बच्चों एक का जो हेडक्वार्टर है ना, वो कहाँ है? अपने हरियाणा के अंबाला में है। कहाँ है? अंबाला में है। यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। चलेगा, अब हम बात कर लेते हैं अपने यहां जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो गेज से भी पूछा जाता है कि भाई जो ट्रेन चलती है ना, वो पटरी पे चलती है। पटरी आप लोगों ने देखी भी होगी, बिल्कुल देख रखी है। तो पटरी दोस्त आपने देख रखी है, तो उस पटरी की चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं? रेल गेज बोलते हैं। रेल क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। और गेज कुछ नहीं होता, पटरी की चौड़ाई होती। पटरी की चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो जो आप पटरी देखते हो, उस पटरी की जो चौड़ाई होगी ना, उस चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं दोस्त? गेज बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पटरी जो है ना, वो कौन बिछाता है। अब पटरी जो बिछाएगा वो भारत सरकार बिछाएगी। लेकिन भारत सरकार बिछाएगी तो आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर जो रेल गेज है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? भारत में रेल गेज, तो आपको बोलना है कि पटरी की जो चौड़ाई है भारत के अंदर, वो 4 प्रकार की आपको पटरी देखने को मिलेगी दोस्त। भारत में जो पटरियां हैं ना, वो कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। लेकिन यहीं पर मजा तब आ जाता है जब आपसे पूछ ले कि भारतीय रेलवे के द्वारा कितने प्रकार की गेज वाली पटरियां बिछाई जाती हैं। तो भारतीय रेलवे के द्वारा मेरे बच्चों 3 प्रकार की गेज बिछाई जाती हैं। दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात? अब देखिएगा, आप भारत के अंदर पटरी है 4 प्रकार की, लेकिन भारतीय रेलवे इन 4 में से कितने प्रकार की पटरियां बिछाता है? 3 प्रकार की। तो जो एक बची है वो कौन सी है? जिसके ऊपर मेट्रो चलती है। जिसके ऊपर क्या है? मेट्रो चलती है। ठीक है, तो उसको भारतीय रेलवे नहीं बिछाता, उसको मेट्रो कॉरपोरेशन बिछाता है। लेकिन मैं आपको चारों की चारों पटरियां बता रहा हूं। हम यहां पर चारों की चारों प्रकार की पटरियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्त हम बात करेंगे जो भारत के अंदर सबसे चौड़ी पटरी है। चौड़ी को बोलते हैं ब्रॉड, तो इसको कहा जाता है ब्रॉड गेज। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्त? ब्रॉड गेज बोलेंगे। दूसरे नंबर पे क्या आएगी? स्टैंडर्ड गेज। इसको बोलेंगे हिंदी में मानक गेज। कौन सी गेज होगी? ये मानक गेज। उसके बाद मेरे भाई आ जाएगी कौन सी गेज? मीटर गेज। ठीक है, इसको हम मीटर गेज क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस पटरी की चौड़ाई क्या होती है? 1 मीटर होती है। और दोस्त फिर लास्ट में आ जाएगी नैरो गेज। नैरो का मतलब ही क्या होता है? कम चौड़ाई। तो इस पटरी की चौड़ाई सबसे कम होती है, ये होती है नैरो गेज। ठीक है, और नैरो गेज हमेशा वहां बिछाई जाती है जहां पर धरातल कैसा होगा? पहाड़ी होगा। तो जो क्षेत्र पर्वतीय होता है ना, तो उन पर्वतीय क्षेत्रों में बच्चों नैरो गेज ही बिछाई जाती है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में बिछाए जाने वाली गेज होगी नैरो गेज। अब ब्रॉड गेज सर जी कितनी चौड़ी होती है? भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चली थी ना दोस्त, वो इसी गेज पे चली थी। 16 अप्रैल 1853 को पढ़ते होंगे, भारत में प्रथम ट्रेन मुंबई से ठाणे। लेकिन वो पटरी के ऊपर ही तो चली होगी। लेकिन दोस्त आपको ये नहीं पता कि वो कौन सी पटरी पे चली थी।
ठीक है। और उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ट्रेन का नाम क्या था दोस्त? ब्लैक ब्यूटी था, जो 1853 में मुंबई से लेकर ठाणे के बीच दौड़ी थी। 34 किलोमीटर की दूरी को उसने तय किया था। 14 डिब्बे थे और 14 डिब्बों के अंदर 400 यात्री बैठे थे बच्चों। छुट्टी का दिन था और उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। तो मुंबई और ठाणे के बीच सिंध साहिब सुल्तान नाम के 3 इंजनों ने इस ब्लैक ब्यूटी नाम की ट्रेन को खींचने का काम भी किया था। ठीक है ना? ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? ठीक है। हम बात करें तो ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होगी ना, वो कितनी होगी दोस्त? 1.676 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। और हम इसको मीटर को एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्त यहाँ रेलवे के अंदर जो चौड़ाई पूछी जाती है वो एमएम में पूछी जाती है। तो आपको बोलना है 1676 mm। ठीक है, तो ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है ना, ये आपको ध्यान रखना है 1676 mm। मानक गेज की जो चौड़ाई होती है मेरे भाई, वो होती है 1.435 मीटर, या हम बोल देंगे 1435 mm। ठीक है, मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर, और 1 मीटर के अंदर यदि मैं बात करूं एमएम की तो 1000 mm हो जाएंगे दोस्त। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, और नैरो गेज की जो चौड़ाई होगी, यदि मीटर का मैं जिक्र करूं तो 0.762 मीटर, और मेरे भाई यदि मैं बात करूं एमएम की तो 762 mm। 762 mm। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं यहां मानक गेज की। तो मानक गेज के ऊपर दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेनें चलती हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड गेज जो है ना, ये विश्व में सबसे ज्यादा बिछाए जाने वाली गेज है, और भारत के अंदर दोस्त इसके ऊपर मेट्रो चलती है। भारत में मेट्रो का जो संचालन है ना, वो कौन सी गेज पे होता है? स्टैंडर्ड गेज पे होता है। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताएगा। उसके बाद अपने हरियाणा के अंदर जो पहली गेज बिछाई गई थी इनमें से, उसका हम जिक्र करेंगे, वो थी आपकी मीटर गेज। तो मीटर गेज को हम पढ़ने वाले हैं। हरियाणा के अंदर मेरे बच्चों सबसे पहले जो पटरी बिछाई गई थी ना, वो ब्रॉड गेज नहीं बिछाई गई थी, वो ना स्टैंडर्ड गेज बिछाई गई थी, ना नैरो गेज बिछाई गई थी, वो बिछाई गई थी मीटर गेज। तो मीटर गेज को हम पढ़ेंगे। चलेगा, हेडिंग डालिएगा मीटर गेज। हरियाणा में रेल विस्तार पढ़ेंगे दोस्त। हरियाणा में रेल विस्तार पढ़ेंगे, और आपसे कोई पूछ ले कि भाई सबसे पहले हरियाणा में जो है ना, वो कौन सी गेज बिछाई गई थी, तो आप बोलेंगे मीटर गेज। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए मीटर गेज का, कि भाई मीटर गेज जो होगी ना, एक मीटर चौड़ी पटरी को बोलते हैं मीटर गेज। ठीक है, या 1000 mm बोल सकते हैं। मीटर गेज दोस्त विश्व में सबसे पहले
हरियाणा में ही बिछाई गई थी। तो विश्व में सबसे पहले, तो विश्व में सबसे पहले दोस्त मीटर गेज जो बिछाई गई थी ना, वो दिल्ली और रेवाड़ी के बीच बिछाई गई थी। ठीक है, दिल्ली रेवाड़ी। हम बात करें इसका निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था मीटर गेज बिछाए जाने का, अंग्रेजों के द्वारा जो शुरू किया गया था, वो दोस्त जनवरी 1871 के अंदर, जनवरी 1871 के अंदर यह जो निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था। तो मेरे भाई निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था दिसंबर 1872 के अंदर। लगभग 2 साल लगे थे दोस्त इस रेल मार्ग को बिछाने में। और जब निर्माण कार्य पूरा हुआ तो विश्व में मीटर गेज के ऊपर चलने वाली पहली ट्रेन, विश्व के अंदर दोस्त मीटर गेज के ऊपर चलने वाली जो पहली ट्रेन है ना, वो कब चली थी? वो चली थी 14 फरवरी के दिन, और साल था दोस्त 1873। 14 फरवरी 1873 को यह ट्रेन दिल्ली से चली थी, और दिल्ली से चल के ये रेवाड़ी आई थी। ठीक है ना, दिल्ली से चल के कहाँ आई थी? ये रेवाड़ी आई थी। हम बात करें तो 14 फरवरी 1873 को ये जो ट्रेन है मेरे भाई, इस ट्रेन का संचालन जिसने किया था उस का नाम है राजपुताना रेलवे। जैसे आज भारत की ट्रेनों का संचालन कौन करता है? इंडियन रेलवे। तो उस समय भी तो बच्चों कोई ना कोई संचालन करता होगा ना। तो इस ट्रेन का संचालन उस समय कौन सा रेलवे करता था? राजपुताना रेलवे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेना कि हरियाणा में चलने वाली पहली ट्रेन का संचालन किसने किया था, तो आप बोलेंगे राजपुताना। ठीक है ना, तो राजपुताना रेलवे के द्वारा इसका संचालन किया गया था। मेरे दोस्त 14 फरवरी 1873 को जो ट्रेन हरियाणा में चल के आई थी, लगभग 82 किलोमीटर की दूरी को तय किया था, और दिल्ली से चलते हुए दोस्त वो गुरुग्राम आई थी। गुरुग्राम के बाद वो आपका गढ़ी होरसरू होते हुए रेवाड़ी पहुंची थी। तो उस ट्रेन को खींच के लेकर आने वाले इंजन का जो नाम था ना, उस इंजन का नाम था ड्यूब। इंजन का नाम क्या था? ड्यूब था। इंजन का नाम क्या था दोस्त? ड्यूब था। ठीक है, ये ड्यूब नाम का जो इंजन है ना, ये 1872 में बना था। इंग्लैंड के अंदर एक कंपनी है ग्लासगो शहर के अंदर, ड्यूब एंड ग्लासगो। तो ड्यूब एंड ग्लासगो नाम की कंपनी ने ये इंजन बनाया था, और यही इंजन खींच के ले आया था अपने हरियाणा में आने वाली पहली ट्रेन को, जो 14 फरवरी 1873 को चली थी। ठीक है ना, यहां तक बातें क्लियर हुई? तो आपकी क्लास रात को ही कर लें क्या? तुम्हें रात को ही मजा आता है क्या क्लास का? है बच्चों? तो दोस्त आज के लिए हम इतना सा ही करेंगे, क्योंकि मैं भी थका हुआ हूं यार। सारा का सारा जो है ना, आज बोर्ड वाला काम किया है। ठीक है, तो लगभग कल इसको हम कर लेंगे कंप्लीट। आराम से पढ़ा रहा हूं बच्चों, आराम से ही पढ़ाऊंगा, ना टेंशन लो तुम। ठीक है, आज बढ़िया समझ में आ रहा है। ठीक है, सारा समझ में ही आएगा, ना टेंशन लो तुम। ठीक है ना, तो एक एक चीज आपके समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे कल इसी जगह इसी समय।
ठीक है ना। और कल की क्लास में इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और इसको पूरा अच्छे से और समझेंगे। तो रेल को भी हम डीपली पढ़ेंगे, सड़कों को भी हम डीपली पढ़ेंगे, और हमारा जो एयर ट्रांसपोर्ट होगा उसको भी हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलेगा। थैंक यू दोस्त, बाय बाय। कर दीजिएगा गुरुजी इसको एंड।